सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब नरेंद्र मोदी के साथ में उनकी मुलाकात की जो वीडियो निकल करके सामने आई थी गणेश पूजा पर, उससे तो वो अभी अपना पीछा छुड़वा भी नहीं पाए थे। और आज एक उनकी और वीडियो जो है वो वायरल हो रही है। दरअसल डीवाई चंद्रचूड़ साहब वो इंडियन एक्सप्रेस अखबार के एक कार्यक्रम में गए और वहां पर सवालों के जवाब में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि और दुगने रफ्तार से सवाल उनकी तरफ आने लगे। उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल दिखाने के लिए कहा कि मैंने ए से जेड तक सबको जमानत दी है। ए से यानी अर्नब गोस्वामी को, रिपब्लिक चैनल के अर्नब गोस्वामी को भी मैंने जमानत दी, और जेड से ऑल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर को भी जमानत देने का काम किया। मतलब अर्नब ए और जुबैर जेड, इनको जमानत देने का काम जो है वो किया। तो इसलिए आप मेरी जो है वो जितना भी कार्यकाल रहा उस पर आप शक मत कीजिए, एक तरीके से वो इस बात को कहते हुए नजर आए। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आप ए टू जेड बोल करके अपने आप को यहां पर सवालों से अछूत कर लेंगे। सवाल इस बात का है कि ये जो नारे बनाने की प्रवृत्ति है, या ये सी करके कुछ बनाने की प्रवृत्ति है, या नाम जो है वो एनसीपी को नेचुरल करप्ट पार्टी कहने की जो प्रवृत्ति है, ये मोदी जी का स्टाइल है। ये मोदी जी को खूब जो है वो भाता है, मोदी जी खूब इसको पसंद करते हैं। मोदी जी जो है वो खूब इसको लेकर के चटकारे लेते हैं। कांग्रेस के सी से लेकर के कुछ और बना देंगे, डी को लेकर के कुछ और बना देंगे, पी को लेकर के कुछ और बना देंगे। लेकिन आप ए टू जेड बोल करके कि आपने ए टू जेड सबको जमानत दी है, आपके ऊपर जो सवाल है सीजीआई साहब बहुत सम्मान के साथ, लेकिन आप उन सवालों से नहीं बच सकते हैं। एक लिस्ट निकल करके सामने आने लगी। आप ए टू जेड की जब बात करते हैं तो ए टू जेड की बात में उमर खालिद क्या नहीं आता है? यू से उमर खालिद कहां है? उमर खालिद को जमानत किसने नहीं दी? उमर खालिद की जमानत पर सुनवाई कहां नहीं हो रही है? सुनवाई हो रही है तो जमानत खारिज पर खारिज क्यों हो रही है? कितने पेच फंसे हुए हैं अभी तक? उमर खालिद है, शाहरुख खान पठान है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। क्या कहा, मैं 3-4 बयान उनके बता देता हूं, फिर इस पर विस्तार से बात करेंगे। सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि मैंने ए से अर्नब और जेड से जुबैर तक को जमानत दी है, यही मेरी फिलॉसफी है। जमानत नियम है और जेल अपवाद है। इसके बाद आगे उन्होंने कहा कुछ प्रेशर ग्रुप है जो मीडिया का उपयोग करके अदालतों पर दबाव डालते हैं और अपने अनुकूल फैसले लेने की कोशिश करते हैं। इस पर भी आगे विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को मेरे घर आने में कुछ भी गलत नहीं था। ऐसे मुद्दों पर राजनीतिक हलकों में परिपक्वता की भावना की जरूरत है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब हमेशा सरकार के खिलाफ फैसले देना नहीं है। तो सीजीआई चंद्रचूड़ साहब यहां पर 3-4 बड़ी बातों का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसका मतलब यह नहीं कि वो बार बार सरकार के खिलाफ फैसले दे करके अपने आप को साबित करते रहे। सरकार के खिलाफ जितने बड़े फैसले थे वो तो तकरीबन अगर हम उठा करके देखें तो सरकार के पक्ष में ही गए हैं। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला था जिसमें हमने खूब सीजीआई के नाम की जो है वो सलामी ठोकी, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन आप बताइए कि उसका अंततोगत्वा क्या हुआ? इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध जरूर करार दे दिया गया, लेकिन वो पैसा कहां है? इलेक्टोरल बॉन्ड अगर वो प्रक्रिया अवैध थी तो उससे आया हुआ पैसा वो उसको क्या कहेंगे आप? लेकिन सीजीआई ने अर्नब और जुबैर पर मुस्कुराते हुए जो कहा वो सुनिए भी और लहजे पर भी जरा गौर कीजिए। I've always said that I've granted bail from A to Z, from Arnab to Zubair. तो सीजीआई चंद्रचूड़ साहब मुस्कुराहट के पीछे अपने आप में बहुत सारे सवाल छोड़ गए। सीजीआई चंद्रचूड़ साहब को बताना चाहिए कि उन तमाम लोगों को जमानत अभी तक क्यों नहीं मिल पाई, जो तमाम लोग
ऐसा भी नहीं कि उनके पास वकील नहीं है, बड़े बड़े वकील है, कपिल सिब्बल जैसे वकील है, लेकिन फिर भी उमर खालिद जैसे नौजवान क्यों जेल की सलाखों के पीछे है और क्यों अभी तक उनका ट्रायल नहीं शुरू हो पाया? ये बहुत सारे सवाल हैं। पत्रकार जाकिर अली त्यागी ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब कह रहे हैं कि हमने ए टू जेड यानी अर्नब से जुबैर तक को जमानत दी है। चंद्रचूड़, आपको नहीं भूलना चाहिए कि ए से जेड के बीच में यू से उमर खालिद, के से खालिद सैफी, एस से शाहरुख खान पठान और सरजिल उस्मान और जी से गुलफिसा भी आता है। लेकिन सच यह है कि आपके तमाम फैसले बैलेंसवादी रहे, क्योंकि आप भी उनके दफ्तरों में सलाम ठोकने जाते हैं जहां गवर्नर हाउस और सदन का रास्ता जाता है। आप उन साहब को अपने घर बुलाते हैं जो एनएचआरसी का चेयरमैन या अन्य किसी एजेंसी में पद देकर जी हजूरी का इनाम देते हैं। अब बहुत सारी चीजें इसमें विवादित हो सकती है, लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ साहब का रिटायरमेंट के बाद में किस तरफ, कहां पर क्या पद होगा, वो अपने घर चले जाएंगे या फिर किसी और सरकारी घर में बैठने की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नर बनने जा रहे हैं, वो तो आने वाला वक्त जो है बता देगा। और ज्यादा लंबा वक्त आजकल लगता भी नहीं, 3 महीने 6 महीने, और 3 महीने 6 महीने, साल भर 2 साल भर, ये कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं है, यूं ही बीत जाता है और आदमी के चेहरे से नकाब उतर भी जाता है। खैर, सीजेआई चंद्रचूड़ साहब ने जो कहा उसको जरा गौर से सुनिए। सीजेआई चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि सीजेआई के तौर पर मेरे लिए यह गंभीर समस्या का विषय है कि निचली अदालतों को यह मैसेज नहीं पहुंचा है कि जमानत अपवाद नहीं बल्कि नियम है, इसलिए वो जमानत देने में अनिच्छा दिखाते हैं। अपनी बात करूं तो मैंने हमेशा कहा है कि मैंने ए से लेकर जेड तक, अर्नब से लेकर के जुबैर तक को जमानत दी है, यही मेरी फिलॉसफी है। बात केवल यह नहीं है कि आपने जमानत किसको दी या किसकी जमानत रोकी हुई है। चलिए, उमर खालिद को जो है वो जमानत नहीं मिली, उमर खालिद जेल में है, ठीक है। जिस उमर खालिद को 3 महीने में, 6 महीने में या साल भर में जमानत मिल जाती, हो सकता है कि अदालत की इन प्रक्रियाओं की वजह से उसकी जिंदगी के अनमोल 2 साल, 4 साल, 5 साल हो सकता है कि जेल की सलाखों के पीछे चले जाएं। उम्र भर तो वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं रहेगा, उसको बाहर आना ही। बाकी खालिद सैफी और तमाम लोग, उनके बारे में भी ये कहा जा सकता है, क्योंकि उनके जो बैकग्राउंड है या उनके वकीलों से जब आप मिलेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा कोई चार्ज अभी तक उनको लेकर के दिखाई नहीं देता है जिसको लेकर के कहा जाए कि ये कोई बहुत खूंखार अपराधी है, ये बहुत खूंखार किस्म के आतंकवादी है जिनको जेल की सलाखों के पीछे रखना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि जिनको जेल की सलाखों के पीछे रखा हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग, वो खुलेआम जो है वो इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हमने बड़े बड़े लोगों को, वाइब सिक्योरिटी के अंदर लोगों को मरवा दिया है। ये बात बिल्कुल अलग है। लेकिन सवाल इससे भी बड़ा मुझे ये लगता है, साल 2 साल 5 साल हमारी किसी की निजी जिंदगी अगर उसकी बर्बादी हो रही है तो उसको फिर भी देश सहन कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जितने बड़े फैसले थे जो सीधे तौर पर देश पर असर डालते हैं, हम उमर खालिद को, खालिद सैफी को, इन तमाम लोगों को, मतलब दर्जन भर, 2 दर्जन भर जितने लोगों को आप जानते हैं, इन तमाम लोगों को अगर एक बार के लिए एक किनारे आप रख भी दें कि चलिए ठीक है, जिनको 2 महीने 4 महीने के अंदर बाहर आ जाना चाहिए था वो 2 साल 4 साल के अंदर आ जाएंगे, उनकी जिंदगी के 2.5-3 साल उनके परिवारों को और कष्ट सहना पड़ेगा, हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। लेकिन मैं एक सवाल, बड़ा सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या जो बड़े फैसले थे, जैसे ईवीएम का फैसला, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला, इन तमाम फैसलों को लेकर के मैंने खुद जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन पर पैरवी की जा रही थी तो वो तमाम फैसले, उनकी बहसें 1-1 घंटे तक, 2-2 घंटे तक, 4-4 घंटे तक हम लोगों ने आप लोगों के साथ में डिस्कस की है और उनमें बड़े शानदार तरीके से जो है वो बहस दिखाई देती थी। लेकिन आखिर में परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला, वो बड़ा सवाल है मुझे लगता है।
कि उस हजारों करोड़ रुपए को लेकर के, उस पूरी प्रक्रिया को लेकर के आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो पैसा आया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, उसका फिर क्या हुआ? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो पूरी प्रक्रिया है ये अवैध है, तो अवैध प्रक्रिया से आया हुआ पैसा, उसका आपने क्या किया? ईवीएम को लेकर के इतने सारे सवाल, और फिर ईवीएम क्लीन चिट वहां से, तो ये सवाल खड़े होते हैं। फिर उसके आगे उन्होंने कहा कि कुछ इंटरसेप्ट ग्रुप और दबाव समूह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा ले रहे हैं और कुछ परिणाम तक पहुंचने के लिए अदालत पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इनके पक्ष में फैसला सुनाया जाता है तो ये कहते हैं ये ठीक है और हम स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर इनके पक्ष में फैसला नहीं सुनाया जाता तो ये कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, हम स्वतंत्र नहीं है। इस बात पर मुझे आपत्ति है। अब जरा ये स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, इस स्टेटमेंट को जरा अपने दिमाग की एक खिड़की में रख दीजिए और दिमाग की दूसरी खिड़की में आप सरकार के मंत्री का बयान लेकर के आइए। सरकार के मंत्री जिस मामले पर सरकार फंसती है, उस मामले पर क्या कहते हैं कि कुछ लोग सरकार को बदनाम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर डालने के लिए काम करते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार, क्या कहेंगे आप सीजीआई साहब, जो आपकी जो बात है यहां पर, वो बात और मैं एक तरीके से उसका कंपैरिजन करके देख रहा हूं तो सरकार के मंत्री की जो बात है, कितने शब्दों का जो है उसमें समानता दिखाई देती है। बाकी आप लोग बताइए इसमें मैं गलत हूं या ठीक हूं। एक इसके बाद में उन्होंने बड़ी बात कही कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में संवाद अदालत की एक नियमित अनिवार्यता है। सामाजिक परिवेश में भले ही इसको लेकर के कुछ आदान प्रदान की बात हो, लेकिन सच्चाई यह है कि इस तरह से बातचीत के दौरान सौदे तय नहीं होते हैं। इसलिए प्लीज हम पर भरोसा करें, हम सौदा करने के लिए नहीं हैं। ये आखिरी पॉइंट था जहां पर आकर के उन्होंने लोगों के सामने अपने आप को एक तरीके से बिछा दिया और कहा कि जैसे तमाम लोग जब सीजीआई के सामने जाते हैं तो माय लॉर्ड ये कहकर के संबोधित करते हैं, और इसी तरीके से आज मुझे लगा कि सीजीआई जो है वो देश के सामने कह रहे हैं कि प्लीज हम पर भरोसा कीजिए, हम सौदा करने के लिए, डील करने के लिए नहीं है। देखिए, आपको प्लीज कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे याद आता है मनमोहन सिंह का एक बयान, मनमोहन सिंह से उनके कार्यकाल के आखिरी दौर में जब वो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और वो इस देश के अभी तक के आखिरी जो है वो प्रधानमंत्री हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए जो 2014 से 2019 तक थे, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर हुए 2019 से 2024 तक थे, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से हुए जो 2024 से आज की तारीख तक हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। तो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले अगर प्रधानमंत्री का नाम आप मेरे से पूछेंगे तो मैं मनमोहन सिंह जी का नाम लूंगा। मनमोहन सिंह जी से पूछा गया था कि आपको इतिहास कैसे याद रखेगा, तो उन्होंने कहा कि इतिहास मेरे प्रति दयालु रहेगा। यह बात तब उन्होंने कह दी थी जब उनको लेकर के एक ऐसा माहौल था जब चारों तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे थे। और आज आप किसी भी गले नुक्कड़ चौराहे पर पूछ लीजिए, क्या कोई मनमोहन सिंह को गाली देने वाला आदमी आपको मिलेगा? यह आखिरकार क्यों हुआ? क्या जो माहौल बनाया गया था वो पूरी तरह से फर्जी था, लोगों के सामने आ गया और अब चीजें लोगों को समझ में आने लगी? सीजीआई आज कह रहे हैं कि प्लीज हम पर भरोसा कीजिए, और एक तरफ मनमोहन सिंह ने अपने आखिरी दौर में कहा था कि इतिहास को मुझे सफाई देने की आवश्यकता नहीं रहेगी, इतिहास मेरे लिए दयालु रहेगा। मतलब अपने आप ही जो है वो लोग मेरे लिए दयालु जो है वो होते चले जाएंगे। बाकी आप लोग बताइए, सीजीआई और मोदी जी की मुलाकात, और क्या वाकई आप इस बात को मान रहे हैं कि प्लीज हम पर भरोसा कीजिए, सौदे नहीं होते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।